जूलॉजी बीएससी थर्ड अब फाइनल ईयर इकाई 2 प्रश्न 7 प्राकृतिक संपदाएं क्या हैं, इनके संरक्षण की विधियां लिखिए। जब अफसर बन जाओगी ना, सत्तू जैसे 25 क्लर्क काम करेंगे तुम्हारे नीचे। सत्तू सर, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को नाम लेके बुलाती हैं। मेरे खौफ से ठसती है बड़ी बड़ी हस्ती, में खुद की तारीफ ऐसे करता नहीं, खड़े खड़े चलती है सड़कों पे मस्ती में, कुत्तों के गली से गुजरता नहीं। 3 चीजों में जिंदगी में कभी भरोसा मत करना। पहला, लड़कियों की इंस्टाग्राम की फिल्टर क्लिक्स पे। दूसरा, लॉन्डो की झूठी प्यार वाली ट्रिक्स पे। और तीसरा, कॉलेज की वेबसाइट पे हॉस्टल की पिक्स पे। और ये सब अगल बगल इतना ध्यान मत दो, ये ऐसे कर रहे थे फलाने, ऐसे वो हमको गाली दे रहे थे, देना दो। छत पे बंधे हुए कुत्ते के गाली देने का क्या फर्क पड़ता है? लोग बोलते हैं प्यार मोहब्बत दिल से होता है, घंटा दिल से होता है। अगर प्यार दिल से होता तो सारा ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके रहते। उत्तर, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज। आधुनिक मानव ने पृथ्वी के रूप को परिवर्तित करने में बहुत कुछ कार्य किया है। मानव अपनी सभ्यता एवं आहार श्रृंखलाओं फूड चेन को स्थापित करने के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम को परिवर्तित कर रहा है। औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, यांत्रिकीय कृषि, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, जन स्वास्थ्य, औषधि, मेडिसिन के क्षेत्र में उन्नति के द्वारा मनुष्य ने रहन सहन एवं सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है। यह उन्नति पूर्व में नहीं देखी गई, जो कि मनुष्य को निश्चित रूप से कुछ मूल्य चुकाने के पश्चात प्राप्त हुई। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। इन सब साधनों एवं उन्नति को प्राप्त करने में मनुष्य ने प्रकृति के संतुलित पारिस्थितिक संतुलन को परिवर्तित कर अनेक समस्याएं उत्पन्न की। प्राकृतिक साधनों के अधिक उपभोग या दोहन से अनेक जातियों में विलुप्तीकरण, इंटिक्शन की समस्याएं उत्पन्न हुई। मृदा अपरदन, सोइल इरोजन के द्वारा बाढ़, फ्लड्स अधिक आती है। वनों को साफ कर फैक्ट्रीज, बांध, डैम्स एवं रेल पथ, रेलवे ट्रैक को बनाने से वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ को अत्यधिक हानि हुई है। उद्योगों का त्याज्य पदार्थ, वेस्टेड प्रोडक्ट्स भी वन्य जीवन के लिए हानिकारक है, पानी को प्रदूषित करते हैं और स्वच्छ जलीय एवं समुद्री प्राणियों को नष्ट करते हैं। मानव के द्वारा इन परिवर्तनों के अधिक गंभीर परिणाम सामने आए। इन परिणामों को पारिस्थितिक विच्छट, इकोलॉजिकल ब्लैकलिस्ट्स कहते हैं। पारिस्थितिक विच्छट वातावरण इन्वायरमेंट रूपांतरण का वह हानिकारक परिणाम होता है जो अनुमानित लाभों को नहीं काटता है। इसके विपरीत अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक विच्छटों को दूर करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। पारिस्थितिक सिद्धांतों के द्वारा प्राकृतिक साधन एवं वातावरण का संरक्षण पौधों, प्राणियों एवं बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। मृदा अपरदन, वनों की कटाई, बांधों के बन जाने के वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं के कारण अनियमित संख्या में प्राणियों का नरसंहार, अनियमित विधि के द्वारा खेतों का निर्माण, उद्योगों का व्यर्थ त्याज्य पदार्थ जलीय प्रदूषण में वृद्धि कर रहा है। मनुष्य युद्ध स्तर पर संतुलन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक साधनों का संरक्षण कर रहा है। संरक्षण का आशय जमाखोरी नहीं होता। संरक्षण के 2 उद्देश्य होते हैं, एक नवीनीकरण, रिन्यूअल एवं एकत्रीकरण, हार्वेस्टिंग के सामान्य संतुलित चक्र, बैलेंस्ड साइकिल को स्थापित कर लाभकारी प्राणियों, एनिमल्स, पौधों, प्लांट्स एवं अन्य पदार्थों की पैदावार सतत बनाए रखना। 2 सुंदरता, ब्यूटिफिकेशन, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट एवं अच्छे उपयोगी वातावरण का परीक्षण करना। अतः मनुष्य को जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना होगा और योजना का पारिस्थितिक इकोलॉजिकली दृष्टि से परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाए, जिससे कि विच्छटों, ब्लैकलिस्ट्स के कारण समस्याएं उत्पन्न न हो, अन्यथा उन समस्याओं को अंत में सुलझाना कठिन होगा। कि राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। प्राकृतिक साधनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत क्लासिफाइड किया गया है। ए, अकार्बनिक संसाधन, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत जल, वायु, खनिज पदार्थ, मिनरल्स, धातु, एस्कॉर्स एवं पत्थर, स्टोन्स आते हैं। बी, कार्बनिक संसाधन, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत सभी सजीव, सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स, पौधे, प्लांट्स, प्राणी, एनिमल्स एवं उनके उत्पाद, प्रोडक्ट्स आते हैं। उत्पादों के अंतर्गत प्राकृतिक गैसें, नेचुरल गैसेस, कोयला, कोल, भोजन, फूड, वन, फॉरेस्ट एवं उनसे प्राप्त लकड़ी आते हैं। इन साधनों का मनुष्य निरंतर उपयोग कर रहा है और करता रहेगा। ऐसे साधन जिनका उपयोग के पश्चात समाप्त होने की संभावना नहीं है, इन साधनों को अनंत, इन्फिनिटिव
साधन कहते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे साधन जिनका उपयोग होने के पश्चात पुनः नवीनीकरण का स्थापन संभव नहीं है अनवीनीकरण अनरिन्यूअल कहलाते हैं। इनके अंतर्गत जीवाश्म, फॉसिल, कोयला, कोल, तेल, ऑयल, प्राकृतिक गैस एवं अन्य अनेक धातु अयस्क और आते हैं। पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी, समझा? एक खनिज संसाधन मिनरल्स रिसोर्सेज। मानव प्राचीन समय से खनिज पदार्थों का उपयोग करता आ रहा है। वर्तमान में जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण खनिज पदार्थों का उपयोग करने में वृद्धि हुई है। अतः मनुष्य ने खनिज साधनों के संरक्षण पर अब अधिक ध्यान देना प्रारंभ किया है। उपयोगी प्राकृतिक साधन जैसे कि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें, मिट्टी, रेत, नाइट्रेटस, फास्फेट्स एवं कार्बोनेट्स, जस्ता, जिंक एवं सीसा, लेड का संरक्षण, कंजर्वेशन एवं दोहन, एक्सप्लॉयटेशन पर रोक लगाना प्रारंभ कर दिया है। इन पदार्थों को लुप्त होने से बचाने के लिए खनिजों के पुनर्चक्रण प्रतिस्थापन विधियों से मनुष्य को लाभ मिल सकता है। मनुष्य को पूर्ण रूप से संपन्न होने के लिए ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों का आविष्कार आवश्यक हो गया है। एकदम झकास। 2. वातावरणीय संरक्षण इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। जीवन एवं वातावरण पृथक नहीं किए जा सकते। मनुष्य वातावरण का एक अभिन्न भाग है तथा सतत चक्र के द्वारा वातावरण के पदार्थों का आदान प्रदान कर रहा है। वर्तमान में तकनीक, ज्ञान, रसायन, केमिस्ट्री, जैविकी, बायोलॉजी एवं कृषि एग्रीकल्चर के ज्ञान से मनुष्य वातावरण को परिवर्तित करने की शक्ति रखता है, लेकिन वह अपने को पूर्णतः पृथक नहीं रख सकता। जैसे जैसे उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसको अधिक स्थान, अधिक साधनों की आवश्यकता है। अतः मानव को उस वातावरण को जिसमें वह आवास करता है संरक्षित कर एवं उसका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य जातीय वातावरण के दुष्परिणामों को सामना न करें। घोड़ा है घोड़ा, बड़े बड़े जिंदगी की रेस हार जाते हैं इसके सामने। इसकी लगाम जिसके हाथ में, पावर उसी का। 3. प्राकृतिक साधनों का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक साधनों का अर्थ होता है मिट्टी, सॉइल, थल, लैंड, खनिज, मिनरल, जल, वाटर एवं इनके उत्पादक वनस्पति, वेजिटेशन, वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ, जो कि मनुष्य के लिए लाभकारी होते हैं तथा आधुनिक उपलब्धि को बनाए रखते हैं। पारिस्थितिक नियमों के द्वारा इन साधनों का संरक्षण पौधों एवं प्राणियों से भोजन एवं अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अधिक आवश्यक हो गया है। मृदा संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन। पृथ्वी के ऊपर एक आवरण मिट्टी है जो कि 4-5 फीट मोटी, जिसमें पौधे उग सकते हैं। वनस्पति जीवन सौर ऊर्जा को पोटेंशियल ऊर्जा में संरक्षित करने के अति आवश्यक है। यही एक ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत है। यह जानवरों के लिए भोजन, मनुष्य को भोजन एवं वस्त्र एवं सभी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसकी लकड़ी अनेक उपयोगों में काम आती है। अतः यह आवश्यक है कि मिट्टी को अपरदन, इरोजन, बाढ़, फ्लड से सुरक्षित कर इसकी उपजाऊ स्थिति को बनाए रखा जाए। अब डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। Too much fun. पौधों का चक्रण, रोटेशन, हल चलाना एवं खाद का उपयोगी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में सहायक होता है। मृदा या मिट्टी का अपरदन, वृक्षारोपण, प्लांटेशन, स्थायी चारागाहों या वृक्षों की फसल के लिए उपयोग करने, पुनः वनीकरण, रिफॉरेस्टेशन, वनों की सुरक्षा एवं अग्नि से सुरक्षा के द्वारा रोका जा सकता है। जल साधनों की नियंत्रित करने के द्वारा बाढ़ को रोका जा सकता है, जिससे कि मिट्टी का संरक्षण होने के साथ साथ सूखे, ड्राउट के समय गंभीर हानि कम हो जाएगी तथा जल प्रदायक की कमी नहीं रहेगी। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन। जल हमारे घरेलू, कृषि एवं उद्योगों के उपयोग के लिए आवश्यक है। अत्यधिक औद्योगिकरण की क्षमता के कारण हमारे पानी की आवश्यकता में अत्यधिक रूप से वृद्धि हुई है। यदि हमारे जल स्रोत प्रदूषित हुए या संग्रहित जल कम हो गया तो संसार की पूरी सभ्यता का जीवन कठिन है। अतः जल का संरक्षण नियंत्रित रूप से किया जाए, जिससे कि जल स्रोत में कमी न आए और सूखे की स्थिति न आ सके। वन संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। वन फॉरेस्ट अनेक जंगली प्राणियों का आवास है। वह मनुष्य को ईंधन, फ्यूल, कोयला, कोल, फर्नीचर एवं अन्य उपयोगी पदार्थ प्रदान करता है। वन के द्वारा जल हानि को रोका जाता है, जिससे कि मरुस्थल नहीं बन पाते। वन वर्षा में सहायक है तथा मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। अतः वनों की व्यवस्था आवश्यक है। भारत सरकार ने सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री के द्वारा वनों के महत्व एवं रोपण कार्यक्रम, प्लांटेशन का विस्तार किया। वनों के संरक्षण के साथ साथ
पारिस्थितिकी सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। ना का मतलब ना ही होता है। द वन्य जीवन संरक्षण वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वन्य जीवन संरक्षण शिकार उत्पादक भूमि एवं शिकार की फसल से संबंधित होता है। वन्य जीवन राष्ट्रीय संपदा है। वन्य प्राणियों के साधनों को पोषण की वृद्धि के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। एक, आवास का सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ हैबिटेट। 2, कृत्रिम संग्रहण, आर्टिफिशियल स्टॉकिंग। 3, शिकार पर रोक जिससे कि जनन वृक्ष को संरक्षित किया जा सके। वन्य जीवन संरक्षण के मुख्य उद्देश्य मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 1, दुर्लभ प्राणी समूह का शिकार करना प्रतिबंधित होना चाहिए। 2, दुर्लभ प्राणियों एवं अन्य अपूर्व प्राणियों के लिए आवास एवं रहन सहन की उत्तम व्यवस्था। 3, प्रतिबंधित क्षेत्र में शिकार करने एवं मछली पकड़ने की मनाही। 4, भारतीय वन जीवन बोर्ड इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना 1952 में हुई। इस बोर्ड की अनुशंसा पर संरक्षित वन्य प्राणियों के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। 5, भारतीय वन नियम। सुनो, क्या? कुछ नहीं। कि मेरे बुरे वक्त में तुम थे मेरे साथ, अब अगर अच्छे वक्त में तुम नहीं तो ये वक्त भी मुझे नहीं चाहिए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एवं वन्य पक्षी सुरक्षा अधिनियम 1912, वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट 1912 को प्रशासन स्तर पर रखा गया। इसके अंतर्गत अनेक शिकार के नियम बनाए और भारतीय वन्य जीव बोर्ड के प्रयत्नों से अनेक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स एवं राष्ट्रीय अभयारण्य, नेशनल सेंचुरीज स्थापित की, जिससे कि दोनों स्थानों पर वन्य जीवन को सुरक्षा मिल सके। इन अभयारण्यों एवं उद्यानों में उपयुक्त अधिकारी की अनुमति के बिना किसी जानवर या पक्षी को मारना एवं पकड़ना मना है। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। ये मत्स्य संरक्षण कंजर्वेशन ऑफिस वर्तमान में मनुष्य यह प्रयास कर रहा है कि नदियों, जलाशयों, झीलों, समुद्रों आदि से मछली का अत्यधिक उत्पादन कर उच्च प्रोटीन युक्त भोजन को प्राप्त किया जा सके। कुपोषण न्यूट्रिशन की समस्या को हल करने के लिए मनुष्य ने मत्स्य फिशेज का अत्यधिक मात्रा में शिकार एवं उपयोग कर कुछ मत्स्य जातियों की संख्या अत्यंत कम कर दी है। तालाबों, झीलों में मछलियों की एक संतुलित संख्या को बनाए रखा जाए ताकि मनुष्य को निरंतर उत्पादन प्राप्त होता रहे। इस प्रक्रम के अंतर्गत कुछ इस प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है जिससे कम होने वाली मछलियों की संख्या बनी रहे। मलिक साहब, जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। ये चारागाह संरक्षण रेंज कंजर्वेशन। घास को चरने वाले प्राणियों हेतु चारागाह एक आवश्यक स्थान है। संसार के चारागाह क्षेत्रों को नष्ट होती हुई समानताओं के अंतर्गत जो देखा गया है उससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य का व्यवहार चारागाह संपदाओं के प्रति अनुचित है। भारतवर्ष में भी उनकी स्थिति को महत्व नहीं दिया जाता है। कृषि के विस्तार के कारण चारागाह स्थलों की कमी आ रही है। चारागाह पारिस्थितिक तंत्र की एक क्रमिक अवस्था होती है। इसको अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग से सुरक्षित रखना चाहिए। यदि समय पर इन स्थलों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी चारागाह वनों में परिवर्तित हो जाएंगे। इस कारण चारागाह के कुछ क्षेत्र 2/3 क्षेत्र प्रतिवर्ष सुरक्षित रखना चाहिए जिससे इनका अनुकूलतम उपयोग हो सके। चारागाहों के संरक्षण के लिए सस्यवर्धन, क्रॉप रोटेशन भी आवश्यक होता है। लेकिन कभी भी कहीं भी एक दोस्त की जरूरत पड़े तो याद रखिएगा कि शरद पवार एक ऐसा शख्स है जो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। चरने वाले प्राणियों, ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए चारागाह ग्रासलैंड की वाहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। 1, प्राथमिक उत्पादकता। 2, कुल उत्पादकता, नेट प्रोडक्टिविटी की वह प्रतिशतता जो कि प्रतिवर्ष हटाई जा सके एवं चारागाह स्थलों में उत्पादकता बनाए रखी जा सके। चारागाह को संरक्षित करने हेतु चारागाह के इतिहास एवं अन्य मुख्य कारकों का भी विचार करना चाहिए। माय फ्रेंड, माय फ्रंट रनिंग, आई एम बैक सर्चिंग, मी फाउंड माय फ्रेंड। मुझे मिल गए मेरे दोस्त, सारे लैंड सिटिंग, ये जमीन पर बैठे हुए हैं। सो मैं भी आया हूँ, सांस चढ़ गई है। माय ऑक्सीजन कमिंग आउटिंग, कमिंग आउटिंग।